बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जैसा कि हमने कल पढ़ा कि ताउन की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी इकसाम है उसकी, और कोऑपरेशन किसको कहते हैं, और कोऑपरेशन किसी सोसाइटी के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है कि एक माशरे को अगर उस किसी माशरे में कोऑपरेशन नहीं है तो फिर माशरे का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और माशरा लाइफ जो है वो स्टक ऑफ हो जाती है। हाँ जी, आज हम देखते हैं कि टाइप्स में सबसे पहली टाइप है डायरेक्ट कोऑपरेशन। अच्छा, इसमें लंबी चौड़ी इसकी बड़ी तहरीर लिखी हुई है, मैं आपको इसका नटशल एक समझाने की कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट का मतलब होता है बराह रास्त, मतलब बराह रास्त कोऑपरेशन कि दो लोग हैं और उनके दरमियान कोऑपरेशन है और वो डायरेक्ट कोऑपरेशन है। उन दोनों के दरमियान कोई सोर्स नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो आमने सामने है और उन दोनों को उस वक्त कोऑपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे एक छत के नीचे एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, एक माहौल में काम कर रहे हैं। जैसे लेबरर्स मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं तो वो इकट्ठे काम करते हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है और ये एक डायरेक्ट कोऑपरेशन की एग्जांपल है। अगर वो नहीं कोऑपरेट करेंगे तो उनका काम रुक जाएगा और फ़र्ज़ करें दो लेबरर्स हैं तो उन दोनों की जो है वो इक्वल ही फाइनेंशियल लॉस है उन दोनों के लिए। ठीक हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसी तरह और दूसरे भी जैसे स्टूडेंट और टीचर जो इंटरेक्शन है ये एक डायरेक्ट कोऑपरेशन की एग्जांपल है कि स्टूडेंट की ज़रूरत है कि उसने पढ़ना है और टीचर की जिम्मेदारी है कि उसने पढ़ाना है। दोनों का के दरमियान जो है वो एक डायरेक्ट कोऑपरेशन है, यानी वो एक इकट्ठे एक दूसरे के साथ वास्ता है, उनका आमना सामना है उनका। जबकि जब हम इनडायरेक्ट कोऑपरेशन पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इसका फ़र्क बताऊंगी कि इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या है और डायरेक्ट क्या है। अब टीचर और स्टूडेंट आमने सामने, उनका आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट है, उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों को ज़रूरत है कि दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेट करना, तो ये एक डायरेक्ट कोऑपरेशन की एग्जांपल है। The task unable to be performed by an individual needs cooperation of other people, those things which are common to the people and they share in such things is called direct cooperation. It is the cooperation in which the participants have common interest. दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, अगर एक को ज़रूरत है तो दूसरे को भी है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, इकट्ठे खेलना, एक दो लोग खेल रहे हैं तो दोनों को ही मज़ा आ रहा है, दोनों की ज़रूरत है। प्रेइंग, दो लोग दुआ कर रहे हैं तो दोनों को इकट्ठे अगर इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं तो दोनों को ही फ़ायदा पहुंच रहा है। स्टडिंग, अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या दो लोग मिलकर स्टडी कर रहे हैं तो दोनों को ही फ़ायदा है। वर्किंग टुगेदर इन अ फार्म, किसी एक खेत में अगर काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, डायरेक्ट कोऑपरेशन होगा उनका और तभी उनको फ़ायदा होगा। रोड बिल्डिंग, कोई सड़क बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। all the activities of social life in which interest of a group of people is involved falls in direct cooperation। ये मैं आपको पहले सादा जुबान में समझा चुकी हूँ। एफी मेरल कहते हैं जी, कोऑपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर इन टू और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं। यानी डायरेक्ट कोऑपरेशन वो कोऑपरेशन है जिसमें लोगों के दिलचस्पियाँ और गोल्स मकासद इकट्ठे होते हैं, कॉमन एंड्स होते हैं उनके, और इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, मिलकर दोनों हाथों से काम करते हैं। हाथों से काम करने वाला तो दोनों हाथों से करते हैं, अगर ब्रेन से करने वाला तो दोनों मिलकर ब्रेन से करते हैं। फेयर चाइल्ड के मुताबिक कोऑपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कंबाइन देयर एफर्ट in a common or less organized way for the attainment of common objectives, common goal, common ends, work together। ये चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी इसमें।
यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं नीचे, इन एग्जांपल्स को आप खुद पढ़िएगा। सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कोऑपरेशन में उन्होंने कहा है कि वाइनगार, a term used in rural Punjabi culture, it is the help of farmers which they mutually do in ploughing the farms। ये इस ग्रुप में फार्मर जो है ये रूरल लाइफ से ज़्यादा एग्जांपल्स देता है। मेरे ख्याल में ये रूरल लाइफ से ज़्यादा मुतासिर है, या फिर जानता है रूरल लाइफ के, या फिर इनको लगता है कि रूरल लाइफ में कोऑपरेशन ज़्यादा है, या इस तरह की कोऑपरेशन की एग्जांपल्स वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, या ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, या वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, या वहाँ पे प्रैक्टिस होती हैं, तो वहाँ से ज़्यादा एग्जांपल्स दी जाती हैं कि खेतों को पानी लगाना और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, काश्त में और कटाई में एक दूसरे की हेल्प करना, एट्सेट्रा, इस तरह की। वाटरिंग फील्ड्स को पानी देना, पीपल कोऑपरेट इन कैरिंग द इल पर्सन, बीमार पड़ गया तो इकट्ठे उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उसको जो भी जिस किस्म की भी उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, इकट्ठे मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये डायरेक्ट कोऑपरेशन है। पीपल कोऑपरेट ऑन मैरिज, मतलब शादियाँ, वैसे है तो ये सच बात, देहात में जिस तरह का हमें कोऑपरेशन नज़र आता है, शहरों में तो सेटअप ही नहीं है ना, कोई किसी को जानता ही नहीं है, तो वहाँ पे यहाँ कौन किसी बीमार को लेके जाए, कौन किसी की शादियों में जो है वो फैसले करे और मामलात को सेटल डाउन करे। बहरहाल एग्जांपल्स तो उनकी बहुत ही वैलिड हैं जी। इसके बाद है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। वेयर इज इनडायरेक्ट कोऑपरेशन? यस, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। People do unlike things for the achievement of similar goals. Division of labor and specialization in a complex society creates impersonality in human behavior, and the people of one category cooperate with the people of other categories. In this way, labor and material products are exchanged to the satisfaction of mutual needs. एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन अमंग पीपल। अच्छा, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन जो है इसमें राइटर कहता है कि जी इम्पर्सनैलिटी, मतलब लोग पर्सनल नहीं लेते चीज़ों को। अगर वो काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ के करते हैं। दूसरे के साथ डायरेक्ट कोऑपरेशन की तरह की एग्जांपल्स नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिल मालिक है, कॉमन इंटरेस्ट है मिल मालिक का और एक मज़दूर का। मज़दूर एक उसकी फैक्ट्री में काम करता है, उसको वहाँ से उसका मुआशी जो है वो सोर्स है जहाँ से उसको सैलरी मिलती है। और मज़दूर काम करते हैं तो एक फैक्ट्री चलती है, और फैक्ट्री चलती है तो इकोनॉमिकली फैक्ट्री जो इंडस्ट्री है वो उसकी तरक्की करती है, जो प्रॉफिट होता है तो मिल ऑनर को ही जाता है। लेकिन मिल ऑनर के साथ होने वाला कोऑपरेशन बाय द लेबरर्स जो है वो कोऑपरेशन एक छत तले नहीं होता। वो दोनों एक छत तले आमने सामने मौजूद नहीं है। ये एक बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट है ये। इसमें कोई और सोर्सेज मौजूद हैं जो आपस में काम करते हैं, लेकिन फ़ायदा किसी और को पहुंचता है। जैसे एक मुल्क से जो है वो एक महकमा है, वो तमाम डिपार्टमेंट से टैक्स इकट्ठा करता है और उसका फ़ायदा जो है वो एक स्टेट को होता है। यानी फ़ायदा स्टेट का है, लेकिन स्टेट जो है वो उसमें डायरेक्ट नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट के लोग मिलकर काम करते हैं, उर्दू डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग आपस में डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, डिपार्टमेंट को चलाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा इदारे को होता है। या एक अगर अच्छी कारकर्दगी है तो उस नेक नामी, उसकी शोहरत, उसका बेनिफिट जो है और एक रिस्पेक्ट जो है वो प्रिंसिपल को, एक इदारे के जो हेड होते हैं उनको मिलती है। अच्छा, फिर इसी तरह इनडायरेक्ट जो आपका डायरेक्टर है एक डिवीज़न का, अगर आप देखिए रिकॉर्ड अच्छा है तो वो डायरेक्टर तो नहीं ना डिपार्टमेंट साहब में आके पढ़ाता। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के लोग डिपार्टमेंट में
एक दूसरे के साथ रहते हैं, डायरेक्ट कोऑपरेट करते हैं, और उसका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो एक जो उसका सरबराह होता है, हेड होता है, उसको मिलता है। जैसे चेयरमैन होता है डिपार्टमेंट का, तो उसको उसका फ़ायदा पहुंचता है। तो ये है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की एग्जाम। इसमें लोग पर्सनल नहीं होते, ये कोऑपरेशन उस सूरत में जिसमें इम्पर्सनल कोऑपरेशन की एग्जांपल पाई जाती है। सम एग्जांपल्स फ्रॉम, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी आर गिवन बिलो। द ऑनर्स ऑफ मिल एंड इट्स वर्कर्स कोऑपरेट विद वन अनदर। मैंने आपको इसकी बड़ी डिटेल में समझाई। द बिजनेसमैन एंड द कस्टमर्स कोऑपरेट ऑन द सेलिंग रेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, बिजनेसमैन और जो कस्टमर्स हैं वो एक सेम रेट पर प्रोडक्ट को बेचने की प्रैक्टिस करते हैं। तो उसका फ़ायदा किसको पहुंचता है? उसका फ़ायदा पहुंचता है जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचता है। द exogamous system of marriage is a marriage between two families of different caste and bradaries. This system is growing popular in urban life, social life. The people living in urban communities cooperate in different acts of social life, even they belongs to different professions, caste, class, sect and political parties. यानी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ जो कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ये और आमने सामने वो मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन एक फ़र्ज़ करें एक शख्स का एक कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा हो और उसकी अच्छी मेमोरीज हों और अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो अल्टीमेटली उस शख्स का अगर दोबारा से किसी उस कास्ट के किसी बंदे के साथ दोबारा कांटेक्ट होता है या कहीं पे आमना सामना होता है या किसी से पाला पड़ता है, तो वो उसको उसके साथ एक अच्छा जेस्चर पे करेगा कि उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए मौजूद है। द पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस होती हैं, आपको पता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, यानी दरमियाने, अमीर गरीब और दरमियाने लोग जो हैं, इन द सेम पोलिटिकल, रिलीजियस एंड familial affairs. The rich and the poor share the slogans of their political party. They cooperate in religious gathering, processions, ceremonies like Eids and other activities. अब मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जांपल दूं तो उसमें तो जाहिर बात है उनका डायरेक्ट तो ना तो उनका डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है, जिन मामलात पर वो मुख्तलिफ जगहों पे डिबेट्स, ख़ासकर डिबेट्स तो खैर वैसे तो नहीं होती, लेकिन ज़्यादा डिबेट्स होती हैं जब कभी इलेक्शंस होने वाले हों उनसे पहले, कि कम्युनिटी के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके साथ उस वक्त वो कोऑपरेशन के मूड में होते हैं और वो इनडायरेक्ट कोऑपरेशन होता है। वो आमने सामने कम्युनिटीज़ नहीं होती, लेकिन वो एक दूसरे के लिए रेडी होते हैं कि नाउ दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर एंड दे हैव अ सेंस ऑफ sympathetic sense for their problems and for the solution of their problems. तो ये भी जाहिर बात है वो लोग जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनके आमने सामने नहीं होते, लेकिन उस वक्त उनके जहन में उनके लिए कोऑपरेशन का एलिमेंट जाग जाता है, और ये एक इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की एग्जांपल है। जी तो क्लास आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ाना इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको ज़्यादा अगर मैं खिचड़ी पकाऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। आप डेली इसको याद करें और अपने पेपर की तैयारी करें, और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं और पढ़ते हैं खुद से, वो इन चैप्टर्स के एंड में उनको मिल जाएगा मटेरियल। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हम आजकल सोशल इंट्रैक्शन पहले पढ़ा है, फिर हमने सोशल इंट्रैक्शन के बाद सोशल प्रोसेस शुरू किया है। तो सोशल प्रोसेस में हमें एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव दो तरह के जो हैं वो हमें प्रोसेसेस मिलते हैं। तो इस चैप्टर के एंड में पेज नंबर 131 पे आप जब जाते हैं
तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। डिफाइन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, इसमें सोशल इंटरेक्शन को आपने डिफाइन करना, तो आपको उसकी डेफिनेशन एक दो आनी चाहिए और आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, एलिमेंट्स उसके आपको पता होने, फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स इंटरेक्शन के कौन से, किन किन चीज़ों से मिलके इंटरेक्शन बनता है। अज्जा, मतलब इसके अज्जा कौन से। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इंटरेक्शन, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो कि इस तरह के वहाँ उसमें आएंगे। और होपफुली जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के ही पेटेंट और बड़े ऑब्जेक्टिविटी होती है। और ये मैंने 2-3 चैप्टर्स के एंड में देखा, बड़े अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस है, उसमें आप देख लें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कितने सारे दिए हुए, तो इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएंगे। अच्छा, मैंने ये इरादा किया कि आपको 7 नंबर का एक लंबा सवाल नहीं दूंगी, चूँकि हो सकता है समटाइम कोई एक क्वेश्चन आप बंदा पढ़ता भी है लेकिन इंसान की नज़र से उजल रह जाते हैं या उसको बहुत अच्छा तैयार नहीं कर पाता, तो फिर 7 के 7 नंबर जो हैं वो ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो मैंने अगर किसी किस्म का कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह इसको 7 नंबरों को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दूंगी आपको, यानी एक 4 नंबर का सवाल होगा और एक 3 नंबर का होगा। अगर इसमें, लेकिन पूछने के बाद अगर हमारा ये इंटरनल एग्ज़ाम है, अगर इसके पेपर में कोई एतराज़ नहीं हो सकता या पेपर पैटर्न में कोई इशू नहीं है, तो अगर मुझे इजाज़त है तो फिर मैं इसको इस तरह से 2 क्वेश्चंस, इसके लॉन्ग के भी 2 क्वेश्चन ज़रूर बनाऊंगी ताकि आप लोगों को इसमें आसानी रहे। और वैसे भी ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए कुल्ली ब मुकाबला जुज़वी इसको कहा जाता है, दी होल वर्सेस पार्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक लंबा क्वेश्चन लिख दें और 20 नंबर का, और आपको लिखते जाएं आप 5 पेजेस लिखते जाएं, तो उसमें फिर ये एलिमेंट आ जाता है कि नंबर बस उसमें पूरे सूरे आते हैं, ठीक है, उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं गेन कर पाते। अगर वो 10-10 नंबर के 2 सवाल होंगे तो आप उसमें से अच्छा लिखेंगे, हाँ अच्छा लिखेंगे, अगर अच्छा लिखने वालों की बात हो रही है, जो लिखेंगे ही नहीं फिर उनके लिए तो कुछ नहीं, बेशक 4 भी हिस्से उसके कर दें तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैंने बैठे बैठे दूसरा अगला चैप्टर खोल लिया है, ग्रुप्स वाला जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें ग्रुप्स के भी शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं और लॉन्ग भी मौजूद है। और इसके बाद आगे कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी को चेक कर लेते हैं। कम्युनिटी में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इसके एंड पे ज़रूर इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे। और कुछ 1-2 चैप्टर्स के एंड में मैंने MCQs भी देखे हैं, MCQs भी हैं, तो जिन जिन चैप्टर्स के एंड में MCQs होंगे हम उनको इंशाल्लाह MCQs करने के लिए, उसमें इंक्लूड करने के लिए, उसमें से जो आपके सिलेबस में से होंगे उनको शामिल कर लेंगे। इसमें भी देखें मौजूद है, हर चैप्टर के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रूर करना है। और बेसिकली तो ये वही शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, लेकिन आपको थोड़ी गाइडलाइन मिल जाती है कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है जी। इसके बाद कुछ चैप्टर्स के बाद ना ज़्यादा सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे फ़र्ज़ करें ये पेज नंबर मैंने खोला है, अभी मेरे सामने आ गया है, सोशल 253 पेज पे है, 253 पेज पे है सोशल सिस्टम और सोशल सिस्टम ऑफ सोसाइटी। इसमें मैं देखूंगी अगर तो ये आपके हाँ ये आपके मिलते जुलते हैं। इसमें ग्रुप भी है, कम्युनिटी भी है, इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तकरीबन ये 50 क्वेश्चंस हैं MCQs, जिनको आप नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे भी हैं और भी हैं, बहुत सारे हैं जी हाँ। तो आपके तो पूरी किताब में हर तरह का वो मौजूद है मटेरियल, तो आपको परेशान होने वाली कौन सी बात है। इसको अच्छी तरह से पढ़ें और जो तो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग है ना, आप परेशान ना हो, उसी में से ही आएंगे। जो आपने जैसे ग्रुप है तो ग्रुप से रिलेटेड आएंगे, कम्युनिटी है तो कम्युनिटी से रिलेटेड आएंगे, सोशल इंटरेक्शन वाले हैं तो उससे रिलेटेड आएंगे। तो उन्होंने काफ़ी चैप्टर्स के बाद ना इकट्ठे एक ही दफ़ा उन्होंने बहुत सारे MCQs दे दिए, ठीक है। आप इसको पढ़ें और पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपको कल जो है वो लास्ट हमारा होगा, आज हमारा ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये कल के लिए है और ये लास्ट इस वीक का है, अगले वीक के 3 ही लेक्चर्स हैं ओनली, ठीक है। और उसके बाद फिर छुट्टियां भी ख़त्म हो जानी है मेरे ख्याल में, या बचती हैं या नहीं बचती, ये अभी मैंने इतना वो कल कैलकुलेशन नहीं की है। तो आप जो है पेपर की तैयारी शुरू कर दें
आपके लिए ये 20 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका एक बड़ा पेपर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसके लिए भी हम उसमें भी काफ़ी सारा सिलेबस है आपका। अल्लाह की अमान हो और आप बहुत कामयाबियाँ हासिल करें, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।